नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे आर्थिक भूगोल, उसकी परिभाषा एवं प्रकृति। आर्थिक भूगोल को देखा जाए तो ये मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। जैसा कि आप सब जानते हो कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल एवं दूसरा है मानव भूगोल। तो ये मानव भूगोल की ही एक मुख्य शाखा है आर्थिक भूगोल। छोटा प्रश्न आता है कभी कभी कि आर्थिक भूगोल की किस शाखा का भाग है, तो ये मानव भूगोल के शाखा उसका एक प्रमुख भाग है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। यह भिन्नता विभिन्न भौगोलिक कारकों के प्रभाव से स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देती है। आर्थिक भूगोल का विकास प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तीव्र गति से हुआ है तथा 20वीं सदी के तीसरे दशक में यह भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा बन गई। इससे पूर्व आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्यिक भूगोल में किया जाता था। जर्मन विद्वान गॉड्स को आर्थिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे हम देखते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं गॉड्स महोदय 1882 में गॉड्स महोदय ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया। यह जर्मन के प्रमुख विद्वान थे। इनको ही आर्थिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो गॉड्स महोदय ने आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा, आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो ये किसने परिभाषा दी? गॉड्स महोदय ने। एक बात यहां ध्यान से सुननी आपको कि जिन विद्वान महोदय ने, जिन आर्थिक भूगोलवेत्ताओं ने जैसी परिभाषा दी है वैसी की वैसी परिभाषा उनके शब्दों में ही हमको आंसर के रूप में लिखनी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर के रूप में वैसी की वैसी हूबहू परिभाषा आपको प्रस्तुत करनी है। तो यहां पर गॉड्स महोदय ने बताया कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाएगा जिसमें उनके उत्पादन का प्रभाव पड़ता है। यानी विभिन्न भागों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है वस्तुओं के उत्पादन पर, तो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। उन प्रत्यक्ष प्रभावों का अध्ययन हमको आर्थिक भूगोल के रूप में करना। वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, उनका वैज्ञानिक विवेचन करना, तो ये आर्थिक भूगोल कहलाएगा। दूसरी परिभाषा जो कि आर.एन. ब्राउन महोदय ने दी है, 1930 में यह परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल का वह पहलू है जिसके अंतर्गत वातावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों के मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर ब्राउन महोदय ने बताया कि वातावरण के जो जैविक एवं अजैविक तत्व हैं, एक तो जैविक तत्व है और दूसरे हैं अजैविक तत्व, दोनों का किस पर प्रभाव पड़ता है? मानवीय क्रियाकलापों पर। मानव जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों पर किसी न किसी रूप में जैविक एवं अजैविक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो उन तत्वों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जैविक तत्व हैं, कौन से अजैविक तत्व। एक अध्याय में इसको हम देखेंगे, विस्तृत रूप में देखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे उन्होंने परिभाषा दी है ब्राउन महोदय ने सिंपल शब्दों में कि वातावरण के जैविक एवं
अजैविक तत्वों के मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाएगी आर्थिक भूगोल। तीसरी परिभाषा मर्फी महोदय, R.E. मर्फी, उन्होंने बताया है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन करता है। इन्होंने भी बताया, मर्फी महोदय ने, कि मानव विभिन्न प्रकार की जीविकोपार्जन की क्रियाएं करता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन जीविकोपार्जन की क्रियाओं में या तो समानता होगी अथवा विषमता होगी। यह आवश्यक नहीं है कि एक स्थान पर जीविकोपार्जन की जो विधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उसकी दूसरे स्थान पर समानता ही हो, विषमताएं भी होती, वही क्रियाकलाप वहां पे मिले या न मिले, दोनों चीजें हो सकती है, उसकी समानताएं भी हो सकती हैं, उसकी विषमताएं भी हो सकती है। तो इस तरह जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है, ये मर्फी महोदय ने बताया। चौथी परिभाषा है हमारी अलेक्जेंडर महोदय, उन्होंने प्रस्तुत की है चौथे नंबर पर। अलेक्जेंडर महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव के आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है। मानव के यह कार्य धन के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित होते हैं। तो इस तरह उन्होंने बताया, किसने बताया? अलेक्जेंडर महोदय। क्या बताया अलेक्जेंडर महोदय ने? कि मानव के जो आर्थिक कार्य हैं उसमें प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। कैसी भिन्नता होगी? प्रादेशिक भिन्नता। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इन आर्थिक क्रियाकलापों में भिन्नता होती है, तो इसका अध्ययन किया जाएगा, तो वो कहलाएंगे आर्थिक भूगोल। अब ये आर्थिक कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? धन का उत्पादन हो सकता है, विनिमय हो सकता है उसका, और उपभोग से संबंधित कार्य होते हैं, तो इनका अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल है, यह अलेक्जेंडर महोदय ने बताया। पांचवी परिभाषा है DM स्मिथ महोदय। उन्होंने भूगोल को आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि आर्थिक भूगोल आर्थिक प्रक्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन है जो वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। यह परिभाषा किसने दी? DM स्मिथ महोदय। अब स्मिथ महोदय ने बताया कि आर्थिक प्रक्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल है। आर्थिक प्रक्रिया कौन कौन सी होगी? जो हम मानव जीविकोपार्जन के लिए करता है, आर्थिक प्रक्रियाएं अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है, वो क्या होगी? स्थानिक अभिव्यक्ति, यानी स्थान विशेष पर किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मौजूद है, उनका अध्ययन करना, स्थानिक अभिव्यक्ति करना उनकी, वही क्या है? आर्थिक भूगोल है। जो संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करते हुए मानव अपना जीविकोपार्जन करता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, चाहे वो प्राथमिक क्रिया हो, द्वितीयक अथवा तृतीय, किसी प्रकार की, तो वहां पर स्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है, संसाधनों का उपयोग करता है, जो कि स्थानिक अभिव्यक्ति के रूप में उसका अध्ययन है, तो वो ही आर्थिक भूगोल है। यह कहना है DM स्मिथ महोदय का। तो इस तरह हमने अभी देखी 5 परिभाषा, बहुत सारी परिभाषा हैं जिसमें से ये 5 परिभाषाओं का अध्ययन हमने किया। तो इन 5 परिभाषाओं को आपको समझना है कि आर्थिक भूगोल क्या है। इन आर्थिक भूगोल के माध्यम से हम आगे उसके इन परिभाषाओं के माध्यम से विषय क्षेत्र को भी देखेंगे, उसकी प्रकृति को भी देखेंगे। तो इन परिभाषाओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आर्थिक भूगोल की ये परिभाषा है हमने देखी। आगे बढ़ते हैं आर्थिक भूगोल की
प्रकृति। प्रकृति का मतलब है उसका स्वभाव, आर्थिक भूगोल का स्वभाव कैसा। तो आर्थिक भूगोल में देखा जाए तो ये परिभाषाओं में ही उसके स्वभाव को भी देख सकते हैं, क्योंकि मानव जीविकोपार्जन करता है और जीविकोपार्जन के लिए भी विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करता है, जो कि इसको जैविक एवं अजैविक तत्व जो इसको प्रभावित करते हैं वहीं से उसको प्राप्त होता है, प्रकृति से उसको प्राप्त होता है। तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा उनके स्थानिक वितरणों एवं संबंधों का अध्ययन करना होता है। प्रकृति के अंतर क्या किया जाएगा? क्षेत्रीय भिन्नता और उनके स्थानिक वितरण होता है, उनके मध्य क्या संबंध है, उनका अध्ययन किया जाएगा। मानव के जीविकोपार्जन की विभिन्न विधियों का प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके परिवर्तित संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल की प्रकृति है, उसका स्वभाव है। तो मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, जो कि प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होती जाए। प्राकृतिक वातावरण है, उसके हिसाब से मानव की आर्थिक क्रियाएं भी बदलती रहती है। तो ये प्रकृति के अंतर्गत आएगा कि उसका अध्ययन करना, परिवर्तित संबंध है उनका, मानव की आर्थिक क्रियाएं और प्राकृतिक परिस्थितियां, उनके मध्य परिवर्तित संबंधों का अध्ययन ही भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्रिया का दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, चाहे भौतिक रूप में हो चाहे सांस्कृतिक रूप में। इसलिए मानव ने अपने वातावरण का उपयोग अपने अलग अलग वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में किया। कहने का अर्थ है मानव ने अपने वातावरण का उपभोग कर अपने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित किया और इस सामंजस्य से आर्थिक क्रियाओं का विकास हुआ। इस प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल का स्वभाव है। वातावरण के अंदर सामंजस्य स्थापित करना और अपनी आर्थिक क्रियाएं विकसित करना, तो यही आर्थिक भूगोल की प्रकृति है, उसका स्वभाव है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश के प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति हमें देती है, उन संसाधनों जैसे खनिज संसाधन है, मृदा संसाधन है, भूमि भी एक प्रकार का संसाधन है, तो इन प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों का तथा मानवीय संसाधनों जो कि मनुष्य जनसंख्या है, उन संसाधनों का सरलतापूर्वक मूल्यांकन आर्थिक भूगोल के द्वारा हो सकता है, जिससे देश के प्रादेशिक विकास एवं नियोजन का आधार सुदृढ़ हो सकता है। तो इन प्राकृतिक साधनों और मानवीय साधनों के द्वारा किसी भी देश का विकास निर्धारित होता है, विकास को निर्धारित किया जाता है, प्रादेशिक विकास को और उसके नियोजन को विकसित किया जा सकता है। तो इस तरह हमने भूगोल की प्रकृति को देखा कि मानव की जीविकोपार्जन, उस जीविकोपार्जन पर प्राकृतिक साधन किस तरह प्रभाव डालते हैं, मानव उन संसाधनों का किस तरह उपभोग करता है, मानव किसी कार्य को करता है जीविकोपार्जन का, तो उस पर प्राकृतिक साधनों का प्रभाव किस तरह पड़ता है, इनका अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। तो इस तरह आज हमने देखा आर्थिक भूगोल, उसका परिचय, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी परिभाषा एवं उसकी प्रकृति। आगे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु, विषय क्षेत्रत्व, स्कोप जिसको कहा जाएगा, वो अगले वीडियो में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो आज इन चीज़ों को आप
लिख लीजिए, पेन अपने पास रखिए, रजिस्टर अपने पास रखिए और इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए अध्ययन कीजिए और एक एक परिभाषा को याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम। हूबहू जिन विद्वान ने जो परिभाषा दी है उसको हूबहू आपको लिखना, इसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते, क्योंकि परिभाषा उन विद्वान भूगोलवेत्ताओं के अपने शब्दों में लिखनी है आपको। तो आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए इन चीज़ों को और अध्ययन में जुड़ जाइए। थैंक यू।